Hello students, I am Dr. मीनू फ्रॉम LBSM कॉलेज करंडी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ेंगे और इसके पार्ट 1 के अंतर्गत हम लोग प्यूरिन बायोसिंथेसिस के विषय में पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्यूरिन का बायोसिंथेसिस होता है। और ये जो टॉपिक है ये हमारे यूजी सेमेस्टर 5th सेमेस्टर के CC12 और DSE 1 पेपर का एक टॉपिक है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज़ प्यूरिन एंड व्हाट इज़ प्यूरिन बायोसिंथेसिस। तो सबसे पहले प्यूरिन क्या है। प्यूरिन जो है नाइट्रोजनस बेसिस है जिसके अंदर में एडेनिन और गुआनिन आते हैं। तो जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो एडेनिन एंड गुआनिन नाइट्रोजनस बेसिस को कंटेन करते हैं दे आर कॉल्ड प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स। अब इससे प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं और इन्हीं प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स के बायोसिंथेसिस के लिए हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब तो पहले समझते हैं कि उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, जिसमें हम लोग प्यूरिन नाइट्रोजनस बेसिस के स्पेसिफिक बात करेंगे उसके विषय में। पेंटोज, शुगर और फॉस्फेट, ये तीन मिलकर के किसी भी राइबो न्यूक्लियोटाइड जो होता है या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड उसका ये सिंथेसिस करवाता है। और आज हम लोग प्यूरिन राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के सिंथेसिस के विषय में बात करेंगे, उससे फिर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस कराएंगे। द पेंटोज शुगर इज डी-राइबोज इन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स इन RNA एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऑफ DNA में जो शुगर होता है वो होता है 2-डीऑक्सी डी-राइबोज शुगर। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या करता है, ये पार्टिसिपेट करता है जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, चाहे वो DNA का फॉर्मेशन हो, RNA का फॉर्मेशन हो या एज ए कोएंजाइम के फॉर्म में काम करना हो या और भी बहुत सारे सेवरल प्रोसेसेस हैं और मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जिसे ये रेगुलेट कराते हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब अगर हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स, एक जनरल न्यूक्लियोटाइड्स के सिंथेसिस की बात करें, चाहे वो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स हो या पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स हो, वो सभी दो पाथवे से बायोसिंथेसाइज होते हैं। फर्स्ट है डी नोवो पाथवे एंड दूसरा है सैल्वेज पाथवे। डी नोवो पाथवे क्या होता है कि जब बिल्कुल भी नए मॉलिक्यूल राइबोन्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोटाइड्स का सिंथेसिस होता है और जब पहले से कोई भी चीज़ उसका कंपोनेंट मौजूद नहीं होता है और एक न्यूली सिंथेसिस होता है तो उसे हम लोग डी नोवो पाथवे कहते हैं। और सैल्वेज पाथवे क्या होता है कि जो भी डाइटरी कंपोनेंट्स हम लोग आफ्टर डाइजेशन जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं उसमें बहुत तरीके के एमिनो एसिड्स जो होते हैं उस एमिनो एसिड के संग में कुछ जो एंजाइम्स के प्रेजेंस में उसका कन्वर्जन होता है और इससे कुछ जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो सिंथेसाइज होते हैं और ये जो प्रोसेस है ये सैल्वेज पाथवे को फॉलो करता है। अब चलिए समझते हैं एक के बाद एक दोनों ही पाथवे और स्पेसिफिक फॉर प्यूरिन राइबो न्यूक्लियोटाइड। पहले हम लोग राइबो न्यूक्लियोटाइड प्यूरिन का समझेंगे उसके बाद। तो फर्स्ट अगर डी नोवो पाथवे की बात करें तो इसमें 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, सिंथेसिस ऑफ आइनोसिन मोनोफॉस्फेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग राइबोज 5 फॉस्फेट। पहला सबसे पहले जो IMP यानी आइनोसिन मोनोफॉस्फेट जिसे हम लोग कहते हैं IMP, जो कि एक पेरेंट राइबो न्यूक्लियोटाइड है जो सबसे पहले फॉर्म होता है और इसी से फिर ADP, AMP और GMP और XMP का सिंथेसिस होता है। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ AMP एंड GMP फ्रॉम IMP, इसमें इसी के बीच में XMP का भी सिंथेसिस होता है लेकिन हम लोग स्पेशली फोकस करेंगे एडेनिन और गुआनिन के मोनोफॉस्फेट्स पे। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स, डाईफॉस्फेट्स एंड ट्राईफॉस्फेट्स। अब AMP का सिंथेसिस पहले होगा यानी मोनोफॉस्फेट्स का सिंथेसिस पहले होगा, फिर उसे डाईफॉस्फेट और ट्राईफॉस्फेट में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे उसका प्रोसेस देखेंगे। इसके अलावा ये तो रहा डी नोवो पाथवे। इसके बाद हम लोग जो सैल्वेज पाथवे है इसे देखेंगे और ये दोनों ही पाथवेज में हम लोगों को जो प्यूरिन का राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो राइबो मोनोन्यूक्लियोटाइड्स हम लोगों को मिलेगा।
इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट जो कन्वर्जन है उसमें देखेंगे कि वो राइबो मोनोन्यूक्लियोटाइड्स या डाइन्यूक्लियोटाइड्स जो भी कंडीशन में हो राइबो न्यूक्लियोटाइड से किस तरीके से डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का जो फॉर्मेशन है वो होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डी नोवो पाथवे, और डी नोवो पाथवे हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस पाथवे में का जो समरी होता है, समरी यानी कि पूरा जो ये जो हम लोग रिंग देख रहे हैं दैट इज़ प्यूरिन रिंग, ये हम लोग प्यूरिन रिंग देख रहे हैं। और इस प्यूरिन रिंग में ये क्या है, ये डाइसाइक्लिक है, मतलब एक जो साइकिल है दैट इज़ पायरिमिडिन साइकिल है ये, और दूसरा जो है ये इमिडाजोल साइकिल है। और इसका हम लोग जो नंबरिंग है वो देखते हैं कि पायरिमिडिन जो साइकिल है वो एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर जो मेंबर्ड रिंग है ये फर्स्ट पायरिमिडिन वाला, और जो दूसरा होता है दैट इज़ इमिडाजोल रिंग जिसमें 7 8 9 मेंबर्स यानी 3 मेंबर्स इसमें है। तो सारे मिलके ये 9 मेंबर्ड रिंग होता है। और इस 9 मेंबर्स के जो भी मेंबर्स हैं, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये अलग अलग एमिनो एसिड के द्वारा और अलग अलग कंपाउंड्स के द्वारा डोनेट किए जाते हैं टू फॉर्म अ प्यूरिन रिंग। तो ये जो डी नोवो पाथवे होता है इसमें सबसे पहले जो शुगर और फॉस्फेट होता है, शुगर क्या है, राइबोस शुगर है, फॉस्फेट है उसके 5 प्राइम पे फॉस्फेट लगा रहता है, इसलिए राइबोस 5 फॉस्फेट पहले से मौजूद होता है। और उसके ऊपर पूरा ये रिंग का सिंथेसिस 1 बाय 1 जो मॉलिक्यूल्स हैं जो यहाँ डोनेट हम लोग देख रहे हैं कौन कौन से मॉलिक्यूल्स क्या डोनेट कर रहे हैं, वो आकर के बारी बारी से केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में वो आकर के डोनेट करते हैं। और इस तरीके से जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग राइबोस 5 फॉस्फेट के ऊपर में ये जो चेन ये साइकिल्स है इसका फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल क्या डोनेट करता है। तो सबसे फर्स्ट जो N1 जो प्यूरिन का जो N1 पोजीशन है, नाइट्रोजन 1 पोजीशन कहाँ है, N1 यहाँ है, और इसे डोनेट कौन करता है, एस्पार्टेट। अब इसके बाद जो कार्बन सेकंड और कार्बन 8 है, कार्बन सेकंड और कार्बन 8 जो पोजीशन होता है ये कौन डोनेट करेगा, ये टेट्राहाइड्रोफोलेट यानी THF का जो N10 फॉर्माइल ग्रुप है यानी फॉर्मेट, वो इसमें से ये दोनों पोजीशन पे सेकंड और 8 पोजीशन पे कार्बन का डोनेशन करता है। अब इसके बाद बात करते हैं N3 पोजीशन और N9 पोजीशन का जो नाइट्रोजन है वो कौन डोनेट करेगा, दैट इज़ ग्लूटामिन जो डोनेट करेगा। इसका जो अमाइड ग्रुप है वो ये नाइट्रोजन को डोनेट करता है। अब अगर कार्बन 6 पोजीशन की बात करें कि कार्बन 6 पोजीशन को कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी कार्बाइड ग्रुप जो होता है, कार्बोनिक एसिड या कार्बाइड ग्रुप, वो डोनेट करता है। और इसके बाद में ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन जो है वो कार्बन 4, कार्बन 5 और नाइट्रोजन 7 पोजीशन पर जो भी 2 कार्बन और 1 नाइट्रोजन ये डोनेट करेगा। और इसमें ग्लाइसिन जो है वो पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है। वो एक छोटा मॉलिक्यूल है, एमिनो एसिड है, और वो पूरा का पूरा यूज़ हो जाता है इन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन के बायोसिंथेसिस में। और इस तरीके से कौन सा मॉलिक्यूल किसे डोनेट होता है ये हमने देख लिया। और जैसे जैसे ये स्टेप हमारा, इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे जो पाथवेज हैं, और ये आपको व्यू में रखना होगा, माइंड में रखना होगा कि कौन सा किससे डोनेट हो रहा है। फिर हम लोग जैसे जैसे रिएक्शन पढ़ेंगे आपके माइंड में ये साइकिल का डायग्राम खुद ब खुद फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले पूरे पाथवे में सबसे पहले 9th पोजीशन का जो नाइट्रोजन है वो ऐड होगा। इसके बाद जो ग्लाइसिन है वो ऐड करेगा 4 5 और 7 पोजीशन के मॉलिक्यूल्स को। इसके बाद 8 पोजीशन का मॉलिक्यूल ऐड होगा, फिर 3rd पोजीशन का ऐड होगा, फिर 6th पोजीशन का ऐड होगा, फिर 1st पोजीशन एंड देन 2nd पोजीशन। इस तरीके से इसी क्रोनोलॉजी में जो सारे रिएक्शंस है उसमें वो चलता जाएगा। अब प्यूरिन जो है वो कैसे सिंथेसाइज होंगे, फर्स्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में, एंड प्यूरिन्स आर बिल्ड अप अपॉन प्री एग्जिस्टिंग राइबोस 5 फॉस्फेट, जैसा कि मैंने बताया है। और इसके अगर साइट ऑफ सिंथेसिस की बात करें कि कहाँ पर ये प्राइमरीली ये फॉर्म होता है, तो ये लीवर सेल्स में ये फॉर्म होता है। और प्यूरिन का डी नोवो बायोसिंथेसिस जो होता है, डी नोवो पाथवे, वो लीवर को छोड़ के बॉडी के किसी भी
अदर ऑर्गन में ये फंक्शन नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर जो इसका जो इम्पॉर्टेंट जो मॉलिक्यूल होता है डेट इज़ PRPP, वो लीवर को छोड़ के, लीवर के सेल्स को छोड़ के और कहीं मौजूद नहीं होता है। इसी वजह से सिर्फ लीवर में ही डी नोवो पाथवे से प्यूरिन का बायोसिंथेसिस होता है, और इसके वजह से फिर सैल्वेज पाथवे को फॉलो करना पड़ता है अदर देन द लीवर। लीवर से अलग अगर किसी भी जगह पर प्यूरिन का बायोसिंथेसिस होना है तो सैल्वेज पाथवे को फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए समझते हैं पहले डी नोवो पाथवे। अब अगर सबसे फर्स्ट बात की जाए डी नोवो पाथवे के जो सबसे पहला रिएक्शन है, तो हमने पहले पढ़ा कि जो अल्फा डी राइबोज जो 5 फॉस्फेट है ये प्री एग्जिस्टिंग है, पहले से मौजूद है, और उसमें पहले से मौजूद है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट। और ये कहाँ से आता है? ये आता है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। जो क्या चीज़ है ये है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का एक रिएक्शन है, जिससे जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है वहाँ से अलग होता है, तो इस पाथवे में एंटर कर जाता है। और ये प्रिकर्सर है फॉर द न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस, क्योंकि ये जब तक नहीं होगा, इसी के बेसिस पे, इसी के ऊपर ही सारा जो रिंग का फॉर्मेशन वो होना है। और ये सबसे पहले इट रिएक्ट्स विथ ATP टू फॉर्म फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट। अब ये जो PRPP है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इस PRPP को एक्टिवेट करने के लिए ATP के हाइड्रोलिसिस की ज़रूरत होती है। इसका जो पायरोफॉस्फेट होता है, पायरोफॉस्फेट मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट, दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज कॉल्ड पायरोफॉस्फेट। तो पायरोफॉस्फेट जो होता है ATP का, वो इसको एक्टिवेट करता है। और जैसे ही और ये पायरोफॉस्फेट किसके प्रेजेंस में करेगा एक्टिवेट? ग्लूटामिन जो है। और जब ये पायरोफॉस्फेट एक बार सिंथेसाइज हो गया, और किसके प्रेजेंस में पायरोफॉस्फेट का सिंथेसिस होता है? दैट इज जो एंजाइम लगता है वो है PRPP सिंथेटेज। PRPP सिंथेटेज के प्रेजेंस में पायरोफॉस्फेट का जो फॉर्मेशन है, सिंथेसिस है, वो होता है। और ये जो PRPP है ये एक बार बन गया तब सेल जो है वो कमिट कर लेता है, मतलब कि अब इसके बाद अब जो ये प्रोसेस है ये रिवर्स नहीं होता है। इसके बाद में ये कमिट हो जाता है सेल में कि अब हम सेल के अंदर में प्यूरिन का बायोसिंथेसिस का प्रोसेस डी नोवो पाथवे से आगे जो है वो प्रोसीड करेगा ही करेगा। और इसमें जो सबसे पहला जो हमारा नाइट्रोजन है, दैट इज 9th पोजीशन नाइट्रोजन, मैंने बता दिया कि इसके बाद कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो ऐड होगा। तो इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले जो इमिडाजोल रिंग है उसका जो 9 पोजीशन है, क्योंकि हमें पता है कि शुगर के ऊपर में ऐड होना है, किसे ऐड होना है? जो प्यूरिन का रिंग है उसे। तो प्यूरिन के रिंग में शुगर किस पोजीशन से ऐड होता है? तो नाइट्रोजन 9 पोजीशन से ऐड होता है। जैसे हमने पहले भी जो प्रीवियस मेरा जो लेक्चर है उसमें बेसिक्स जो न्यूक्लियोटाइड्स को क्लियर किया गया है, उसमें बताया गया है कि जो प्यूरिन होते हैं वो अपने N9 पोजीशन से और राइबोज शुगर के जो फर्स्ट कार्बन पोजीशन है उससे ऐड होता है। तो पहला सिंथेसिस होगा N9 पोजीशन का। और N9 पोजीशन के लिए क्या होगा? जो ये PRPP है यहाँ पे, तो पहला क्या है? ग्लूटामिन ट्रांसफर्स इज एमाइड नाइट्रोजन टू PRPP। अब ये PRPP पर आ चुका है, उसमें अब आएगा ग्लूटामिन। ग्लूटामिन क्या होगा? वाटर के प्रेजेंस में ग्लूटामेट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और जो पायरोफॉस्फेट है उसे रिलीज करवा देगा, और अपने भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ग्लूटामिन से ग्लूटामेट में। और एक जो नाइट्रोजन है वो 9th पोजीशन पे जो फर्स्ट ऐड करा देगा इनटू शुगर का जो फर्स्ट पोजीशन है उसके संग में 9 पोजीशन, यानी फर्स्ट नाइट्रोजन ऐड हो जाएगा प्यूरिन रिंग का। और इसमें पायरोफॉस्फेट जो है वो रिप्लेस हो जाएगा एंड प्रोड्यूस जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड 5-beta-5 फॉस्फोराइबोसिल अमीन। ये जो प्रोडक्ट है ये फॉर्म होगा। और इसमें पहला और ये जो प्रोडक्ट है इससे कैटेलाइज कौन करेगा? कौन सा एंजाइम करेगा? दैट इज PRPP ग्लूटामाइल एमिडो ट्रांसफरेज। ये जो एंजाइम है ये पूरे इस रिएक्शन को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैटेलाइज करेगा। अब ये एंजाइम के विषय में एक विशेष बात ये है कि इसमें फीडबैक इनहिबिशन होता है। फीडबैक इनहिबिशन का मतलब हुआ कि अगर प्रोडक्ट पहले से मौजूद रहे, क्योंकि हम लोग जानते हैं डी नोवो सिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है दैट इज IMP, और IMP से फिर AMP और GMP बनेगा। और अगर ये जो प्रोडक्ट बनना है अगर ये पहले से अगर सेल में मौजूद है तो ये जो हमारा एंजाइम है दैट इज PRPP ग्लूटामाइल एमिनो ट्रांसफरेज ये इनहिबिट हो जाएगा। इनहिबिट मतलब
अनएक्टिव हो जाएगा और काम नहीं करेगा और जो पूरा रिएक्शन है यहीं रुक जाएगा। और इसकी वजह से इस एंजाइम को कहते हैं हम लोग ये फीडबैक इनहिबिशन इसमें होता है। तो अगर फीडबैक इनहिबिशन नहीं हुआ तो ये स्टेप के बाद में, ये कमिटेड स्टेप है, इसके बाद में कन्फर्म है कि अब ये डी नोवो सिंथेसिस से प्यूरिन का बायोसिंथेसिस होगा ही होगा, इसके बाद में ये बैक नहीं होगा। चलिए अब यहाँ तक समझने के बाद नेक्स्ट देखते हैं। एक नाइट्रोजन हमारा 9 पोजीशन पे जुड़ चुका है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो ग्लाइसिन आता है, जो प्रोडक्ट इसमें हमारा सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा, अब ये जो प्रोडक्ट बना ये नेक्स्ट रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट हो जाएगा। तो हमारे पास में सबस्ट्रेट क्या हो गया, बीटा 5 फॉस्फोराइबोसिल एमीन, ये हमारा सबस्ट्रेट हो गया। मतलब अब जो भी चेंजेस होंगे एंजाइम, आगे के एंजाइम जो चेंज करेंगे इसके ऊपर ही करेंगे। अब ग्लाइसिन आएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, एटीपी ड्रिवन यानी एटीपी डिपेंडेंट मैनर में ग्लाइसिन आने के बाद में ग्लाइसिन 4-5 जो पोजीशन है, मतलब जो पहले से 9 पोजीशन बना था उस 9 पोजीशन से लेफ्ट हैंड साइड यानी रिवर्स साइड में 4 और 5 पोजीशन का जो कार्बन है हमारे प्यूरिन रिंग का वो देगा। और उसके अलावा जो 7th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन होता है इसे वो डोनेट करता है। और इस पूरे प्रोसेस में जो ग्लाइसिन है वो उसका पूरा हाइड्रोलिसिस हो जाता है, यानी पूरा का पूरा ग्लाइसिन जो है एमिनो एसिड है ग्लाइसिन, वो सारा का सारा यूज़ हो जाता है। और इसमें क्या है, फॉस्फोराइबोसाइल react with glycine in the presence of ATP and from glycinamide ribosyl 5 phosphate और glycinamide ribotide और गैर, ये बनता है। अब हमारे पास में क्या क्या आ गया, 9 पोजीशन का नाइट्रोजन आ चुका है और उसके एक साइड, मतलब वो 2 साइड से इमिडाजोल रिंग से वो कवर होगा, लेकिन एक साइड से उसका आर्म बन गया है 4 पोजीशन, 5th पोजीशन और 6th पोजीशन, क्योंकि 9 पोजीशन के लेफ्ट हैंड साइड से 4 और 5th पोजीशन कार्बन जुड़ा हुआ होता है स्ट्रक्चरल वे में, जो स्केलेटन है उसका उसमें, और राइट हैंड साइड से उसका 8th पोजीशन का जो कार्बन है वो जुड़ा हुआ होता है। तो 4, 5, 7 आकर कर करके एक आर्म बना लेता है इमिडाजोल रिंग में। तो यहाँ तक हम पहुँचे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे किस तरीके से सिंथेसाइज होगा। अब क्या होगा कि जो हमारा लास्ट जो प्रोडक्ट था दैट इज़ ग्लाइसिनामाइड राइबोसाइल 5 फॉस्फेट। अब इसमें क्या है, शुगर है, उसमें फॉस्फेट भी है, और जो प्यूरिन रिंग बन रहा है उसके इमिडाजोल रिंग में 9, 4, 5, 7 हमारा जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो आकर के स्केलेटन में जुड़ चुके हैं। अब नेक्स्ट है 8 पोजीशन पे कार्बन आकर के ऐड होगा। अब 8 पोजीशन पे कार्बन आकर करके ऐड होगा तो क्या होगा, इमिडाजोल रिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा पहला। तो इसमें पूरा इमिडाजोल रिंग पहले बनेगा। तो इमिडाजोल रिंग को 8 पोजीशन पे कार्बन के लिए क्या होता है, अब आता है जो THF यानी N10 फॉर्माइल टेट्रोहाइड्रोफोलेट आता है और वो डोनेट करेगा। क्या डोनेट करेगा, फॉर्माइल ग्रुप को डोनेट करेगा। और ये फॉर्माइल ग्रुप क्या करेगा, 8 पोजीशन पर कार्बन को ऐड करवाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड ग्लाइसिनामाइड राइबोसाइल 5 फॉस्फेट। और ये बनेगा फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोसाइल 5 फॉस्फेट, क्योंकि ये फॉर्माइल ग्रुप को ऐड करा रहा है जो हमारा टेट्राहाइड्रोफोलेट है, और उसके बाद में फॉर्माइल ग्रुप यहाँ आके ऐड हो जाएगा और THF जो है वो रिलीज हो जाएगा। अब हमारा पाइरिमिडिन रिंग जो है वो इमिडाजोल रिंग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक वो क्लोज नहीं हुआ है। तो क्लोज होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि क्लोज होने से पहले अब जो 4th पोजीशन जो कार्बन है उस पर उसके संग में एक और नाइट्रोजन ऐड होगा जो कि पिरिमिडिन रिंग का 3rd मतलब पोजीशन का नाइट्रोजन होगा। पहले वो ऐड होगा, उसके बाद में ये रिएक्शन जो कैटेलाइज होगा जिसकी वजह से इमिडाजोल रिंग जो है वो क्लोज होगा। तो चलिए देखते हैं। ग्लूटामिन ट्रांसफर्स द सेकंड अमाइडो एमिनो ग्रुप टू प्रोड्यूस फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोसाइल 5 फॉस्फेट। अब क्या होगा, ग्लूटामिन फिर से आएगा और ग्लूटामिन क्या किया था, फर्स्ट 9 पोजीशन का नाइट्रोजन ऐड किया था, अब सेकंड बार फिर आएगा और ATP जैसे सेम प्रोसेस है जैसे उसने 9 पोजीशन का ऐड किया था उसी तरीके से ATP के प्रेजेंस में 3rd पोजीशन पे, और ये कौन सा रिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ये जो पिरिमिडिन रिंग है उसके लिए ये पार्टिसिपेशन होगा और ये 3rd पोजीशन पे नाइट्रोजन को ऐड करा देगा। और इस जो एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कैटेलाइज होगा दैट इज सिंथेटेज,
और सिंथेटेज के प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोसाइल 5-फॉस्फेट। अब ये प्रोडक्ट बना। अब जैसे ही ये थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन ऐड हो जाएगा, अब ये एक सिग्नल हो जाएगा कि अब इमिडाजोल रिंग है उसे क्लोज होना है। अब इमिडाजोल रिंग अभी तक क्लोज नहीं हुआ था, अब उसे क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। तो क्लोज करने के लिए क्या प्रोसेस होता है वो देखते हैं। द इमिडाजोल रिंग ऑफ द प्यूरिन इज क्लोज्ड in an ATP dependent reaction and adds 5 amino imidazole ribosyl 5-phosphate। अब उसके लिए ATP आएगा क्योंकि रिंग को क्लोज कराना है, तो ये ATP डिपेंडेंट मैनर में होगा सिंथेटेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में। और इसमें जो ATP का हाइड्रोलिसिस होगा और जो एनर्जी निकलेगा और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिमूव होंगे और इस तरीके से वो इमिडाजोल रिंग जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा। और इमिडाजोल रिंग क्लोज होने के बाद में इस पूरा जो प्रोडक्ट बना दैट इज कॉल्ड 5 एमिनो इमिडाजोल राइबोसाइल 5-फॉस्फेट। अब हमारा इमिडाजोल रिंग जो है वो क्लोज हो चुका। और नेक्स्ट अब हमें कंप्लीट करना है अपना जो पिरिमिडिन रिंग है उसे। तो चलिए देखते हैं वो किस तरीके से कंप्लीट होगा। तो अब जो रिएक्शन है आगे बढ़ेगा। पिछले वाला जो प्रोडक्ट है, जो हमने इसके पहले जो प्रोडक्ट देखा, वो अब सबस्ट्रेट के फॉर्म में काम करेगा फॉर कार्बोक्सिलेज एंजाइम के लिए, और उस सबस्ट्रेट पर ही अब जो भी चेंजेस है वो होंगे। तो जो सबस्ट्रेट है हमारा वो पुराना प्रोडक्ट है दैट इज़ 5 एमिनो इमिडाजोल राइबोसाइल 5-फॉस्फेट। और इसमें जो चेंजेस होते हैं और कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में, तो कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में रिमूवल ऑफ CO2 होगा। और जैसा कि इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो CO2 को डिग्रेड करता है, यानी उसका क्लीवेज करवा देता है। ऑक्सीजन अलग हो जाता है, रिमूव हो जाता है और कार्बन अलग हो जाता है। और ये जो कार्बन अलग होगा, ये 6 पोजीशन जो है, जो पिरिमिडिन रिंग का जो 6 पोजीशन कार्बन है, उसके लिए ये कार्बन डोनेट हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा देखा गया है कि जो ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, ये विटामिन बायोटीन जो विटामिन होता है और उसके प्रेजेंस में और ATP के प्रेजेंस में काम करता है। ये मोस्ट ऑफ द इन जनरल केसेस में ये देखा गया है, कार्बोक्सिलेशन का जो प्रोसेस है वो उसी तरीके से होता है। लेकिन अगर हम लोग इस प्यूरिन बायोसिंथेसिस के डीनोवो पाथवे की बात करें, तो यहाँ पर ये ATP डिपेंडेंट या बायोटीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, ये उससे फ्री होता है। मतलब डायरेक्टली जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनेट का कोई भी मॉलिक्यूल आएगा, कार्बोक्सिलेज एंजाइम उसको डिग्रेड करेगा और उसका जो कार्बन है वो डोनेट हो जाएगा टुवर्ड द प्यूरिन रिंग। इस तरीके से हमारे 6 पोजीशन का कार्बन भी ऐड हो गया। अब जो प्रोडक्ट बना उस कार्बन को लेने के बाद दैट इज 5 एमिनो इमिडाजोल कार्बोक्सिलेट राइबोसाइल 5-फॉस्फेट। और ये हमारा प्रोडक्ट बना जो कि नेक्स्ट स्टेप के रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट का काम करेगा और उसके ऊपर जो दूसरा इसके बाद वाला जो एंजाइम है वो उसके ऊपर एक्ट करेगा, दैट इज सिंथेटेज। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप है एस्पार्टेट कंडेंसेस विद द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन 7 टू फॉर्म इमिडाजोल 4-सक्सिनाइल कार्बोक्सीमाइड राइबोसाइल 5-फॉस्फेट। अब ये क्या होगा, एस्पार्टेट आएगा। एस्पार्टेट क्या है, एमिनो एसिड है, वो आया और ATP के प्रेजेंस में, मतलब ATP का हाइड्रोलिसिस होगा इस प्रोसेस में। हाइड्रोलिसिस क्यों होता है, क्योंकि एनर्जी चाहिए इस पूरे प्रोसेस के लिए। तो ATP डिपेंडेंट मैनर में एस्पार्टेट जो है वो अपना एक नाइट्रोजन, फर्स्ट पोजीशन नाइट्रोजन जो पिरिमिडिन रिंग का है वहाँ पर वो डोनेट करेगा। और अब उसके डोनेशन के बाद में जो नाइट्रोजन डोनेट करने के बाद में जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा 5 एमिनो इमिडाजोल 4-सक्सिनाइल कार्बोक्सीमाइड राइबोसाइल 5-फॉस्फेट। ये उस प्रोडक्ट का नाम हुआ। अब ये जो प्रोडक्ट है ये नेक्स्ट स्टेज के लिए फिर से सबस्ट्रेट का काम करेगा। और नेक्स्ट अब क्या होना है इसमें, अब एक बार जो सक्सीनेट है, यानी हम लोगों ने देखा जो पुराना जो रिएक्शन था डेट इज उसमें से कुछ पार्ट जो है फ्यूमेरेट के उसका क्लीवेज होगा। और क्लीवेज क्या होगा, एडिनोसक्सिनेट लाइज के प्रेजेंस में जो एंजाइम है दैट इज कॉल्ड एडिनोसक्सिनेट लाइज के प्रेजेंस में इसका क्लीवेज होगा। अब क्लीवेज क्या होगा, उसमें फ्यूमेरेट जो है वो क्लीव हो जाएगा और सिर्फ अमाइनो ग्रुप जो है एस्पार्टेट का वो रह जाएगा। और अमाइनो ग्रुप एस्पार्टेट का इसलिए रह जाता है क्योंकि वो जो नाइट्रोजन जो डोनेट करता है फर्स्ट पोजीशन के लिए,
वो उसी एस्पर्टेट्स के एमिनो ग्रुप से वो आता है और उसका जो प्रोडक्ट हो जाता है दैट इज़ कॉल्ड इमिडो प्रोडक्ट जो है दैट इज़ अमीनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सी राइबोसाइल 5 फॉस्फेट, ये हो जाता है उसका प्रोडक्ट। अब इसी प्रोडक्ट को फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप के लिए देखते हैं और ये जो पूरा है ये एडिनोसक्सिनेट लाइज की वजह से ये क्लीवेज होता है फ्यूमेरेट का। ये अब कंप्लीट हो गया, जो फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन का जो डोनेशन था ये इस प्रोसेस के बाद में ये कंप्लीट होता है। अब रह गया सिर्फ सेकंड पोजीशन कार्बन, वो ओपन रह गया। वो अगर एक बार अगर सेकंड पोजीशन आ गया उसके बाद में वो सारे मॉलिक्यूल्स का डोनेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो साइकिल जो है वो क्लोज हो जाएगा और इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि सेकंड पोजीशन कार्बन किस तरीके से डोनेट होता है। अब अगर सेकंड पोजीशन कार्बन की बात करें तो जस्ट जैसे जो हमारा THF था वो फॉर्माइल ग्रुप, उसका जो फॉर्माइल ग्रुप है वो वही सेकंड पोजीशन कार्बन मॉइटी को भी वो प्रोड्यूस करेगा और जो उसमें जो फॉर्माइल ग्रुप है वही उस कार्बन को डोनेट करेगा और एक बार कंट्रीब्यूट कर दिया है और ये जो पूरा होगा ये होगा फॉर्माइल ट्रांसफेरेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में। ये किस तरीके से होगा ये हमने पहले ही समझ लिया है, सेम प्रोसेस यहाँ भी रिपीट होगा और ये जो फॉर्माइल ग्रुप है वो कार्बन को डोनेट करेगा और जो THF है वो रिलीज हो जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज 5 फॉर्मा अमीनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड राइबोसाइल 5 फॉस्फेट, ये बनेगा। अब एक बार ये क्या हो चुका है कि इमिडाजोल रिंग तो क्लोज हो चुका है लेकिन जो पिरिमिडिन रिंग है ये क्लोज नहीं हुआ है। हालांकि सारे ही मॉलिक्यूल्स एटम्स यहाँ पर डोनेट हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका क्लोजर नहीं हुआ है। तो अब क्लोजर कराने के लिए क्या होगा, क्लोजर कराने के लिए जो एंजाइम आएगा दैट इज कॉल्ड हाइड्रोसाइक्लेज हाइड्रोलेज। अब ये हाइड्रोलेज के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस मीन्स वाटर जो है वो क्लीव आउट हो जाएगा, मतलब वहाँ से निकल जाएगा और जैसे ही वाटर निकल जाएगा वो जो साइकिल है पिरिमिडिन रिंग का वो क्लोजर हो जाएगा। मतलब इमिडाजोल रिंग तो क्लोजर हो ही चुका है प्लस पिरिमिडिन भी क्लोजर हो चुका। अब ये दोनों ही साइक्लिक जब डाईसाइक्लिक कंपाउंड क्लोजर हो गया, पहले से ही वो राइबोस 5 फॉस्फेट के संग में बाउंड ही है, इस तरीके से पूरा हमारा एक न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चरल बायोसिंथेसिस है वो कंप्लीट हो जाता है और इस पूरे कंप्लीशन से जो हमारा फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल बनता है दैट इज कॉल्ड आइनोसिन मोनोफॉस्फेट और ये हमारा फर्स्ट राइबो न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है जो कि जिसे हम लोग पेरेंट राइबो न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल कहते हैं और इसी मॉलिक्यूल से पूरा का पूरा जो हमारा प्यूरिन राइबो न्यूक्लियोटाइड का जो बायोसिंथेसिस है अदर जैसे एडेनिन AMP GMP इसका सिंथेसिस होगा। तो चलिए देखते हैं कि अब किस तरीके से जो IMP से AMP एंड GMP का बायोसिंथेसिस होता है। तो अब इसमें जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है यानी इस दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के लिए मोनोफॉस्फेट्स न्यूक्लियोटाइड्स के लिए ये प्रिकर्सर का काम करेगा दैट इज कॉल्ड IMP। अब ये 2 पाथवे को फॉलो करेगा और इस 2 पाथवे के अंदर में 3 अलग अलग तरीके के मोनोफॉस्फेट्स यानी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का सिंथेसिस होगा। AMP का, XMP का एंड GMP का, ये 3 टाइप के जो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं मोनोफॉस्फेट्स के वो सिंथेसाइज होंगे। तो चलिए देखते हैं। अब जो प्रिकर्सर आइनोसिन मोनोफॉस्फेट इससे एडिनासाइल सक्सिनेट के प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा एंजाइम यूज़ होगा दैट इज एडिनाइल सक्सिनेट सिंथेस के प्रेजेंस में। ये एंजाइम से ये कैटेलाइज होगा, ये आइनोसिन मोनोफॉस्फेट को कन्वर्ट करेगा एडिनाइल सक्सिनेट में और इसमें किसका प्रेजेंस होगा, एस्पर्टेट का प्रेजेंस होगा। एस्पर्टेट GTP के प्रेजेंस में, मतलब ATP का एनर्जी नहीं लेकर करके ये GTP के एनर्जी को यूज़ करेगा, यूटिलाइज करेगा और उससे जो एनर्जी रिलीज होगा उसको लेते हुए एस्पर्टेट जो है वो कन्वर्ट करा देता है एडिनाइल सक्सिनेट के फॉर्म में। अब इस प्रोसेस को समझते हैं। आइनोसिन मोनोफॉस्फेट इज द इमीडिएट प्रिकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ AMP एंड GMP. Aspartate condenses with IMP and in the presence of GTP to produce adenylyl succinate which cleaves and forms AMP. अब पहले एडिनाइल सक्सिनेट बनेगा और एडिनाइल सक्सिनेट में से फ्यूमेरेट
जो है उसका क्लीवेज हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एडिनाइल सक्सिनेज एंजाइम। एडिनाइल सक्सिनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में फ्यूमेरेट का क्लीवेज हो जाएगा और जो अब प्रोडक्ट बचा दैट इज AMP, और ये हमारा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और ये एडेनिन का पहला राइबो न्यूक्लियोटाइड ये होगा। अब नेक्स्ट सेकंड जो पाथवे है वो चलेगा IMP डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में। अगर आइनोसिन मोनोफॉस्फेट को IMP डिहाइड्रोजिनेज मिल जाता है तो वो XMP उसके बाद GMP का सिंथेसिस कराएगा। अगर उसे एडिनाइल सक्सिनेट सिंथेटेज मिल जाएगा तो वो AMP का सिंथेसिस करवा देगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें जो सेकंड पाथवे है, जैसे IMP डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में क्या होता है। IMP डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो NAD और H2O के प्रेजेंस में ये एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट होने के बाद में ये कन्वर्ट करा देता है आइनोसिन मोनोफॉस्फेट को इनटू ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट, इसमें ये कन्वर्ट करा देता है इसको। और ये पूरा जो प्रोसेस है दैट इज़ NAD प्लस डिपेंडेंट मैनर में इसका डिहाइड्रोजिनेशन होता है। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब जो इसका एक तरीके से रिडक्शन का प्रोसेस है, और इसमें ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट का सिंथेसिस होता है। अब एक बार जब ज़ैंथोफिन मोनोफॉस्फेट बन गया तो इस ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट पे ग्लूटामिन के प्रेजेंस में, ग्लूटामिन क्या करेगा ATP के प्रेजेंस में और वाटर के प्रेजेंस में, और जो ग्लूटामेट AMP और जो पायरोफॉस्फेट है उसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा ATP का। ग्लूटामिन जो है अपने कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामेट में, और जो ATP है उसका हाइड्रोलिसिस करा देता है इनटू AMP और जो पायरोफॉस्फेट्स में, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट में। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये किसके प्रेजेंस में होता है, दैट इज GMP सिंथेटेज के प्रेजेंस में होगा। और GMP सिंथेटेज इसलिए क्योंकि इसमें सिंथेटेज एंजाइम है और GMP इज द प्रोडक्ट नेम, तो इसको किसका सिंथेसिस कराना है, दैट इज GMP का सिंथेसिस करवाना है, इसलिए GMP क्या है, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब हमने देख लिया कि हमें तीनों ही फॉर्म में जो प्यूरिन राइबोन्यूक्लियोटाइड है वो हमें मिल चुका है। और अब हम लोग देखते हैं कि मोनोफॉस्फेट्स के फॉर्म में तो हमें मिल गया है, मतलब AMP और GMP के फॉर्म में मिल गया है। अब इसे ADP और GTP के फॉर्म में किस तरीके से इसे ट्रांसफॉर्म कराना है। अब देखिए जब भी हम लोग AMP देख रहे हैं तो AMP और ADP और ATP में क्या डिफरेंस है, इनमें हम दोनों में एक एक फॉस्फेट एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं। मतलब AMP में एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट ऐड करेंगे तो ADP बनेगा, उसमें एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट ऐड करेंगे तो वो ATP बन जाएगा। और ये सेम प्रोसेस GMP के लिए भी फॉलो होगा। तो अब जब भी किसी भी मॉलिक्यूल पे फॉस्फेट ऐड कराना होता है तो काइनेज एंजाइम पार्टिसिपेट करता है इसमें, और ये जो काइनेज एंजाइम है वो ATP के प्रेजेंस में काम करेगा, क्योंकि जो फॉस्फेट डोनर यहाँ पर चाहिए वो ATP होता है। तो चलिए देखते हैं ये प्रोसेस किस तरीके से होता है। द न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट AMP and GMP have to be converted to the corresponding di and triphosphate to participate the most of the metabolic reactions। अब इसमें क्या होगा देखिए समझते हैं कि ये जो काइनेज है, काइनेज एंजाइम फॉस्फेट ऐड कराएगा, उस प्रोसेस को कहते हैं फॉस्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ फॉस्फेट इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। अब कौन सा इसमें सबस्ट्रेट है, दैट इज AMP। पहले से क्या मौजूद है हमारे पास प्रोडक्ट AMP। अब AMP में एक फॉस्फेट को ऐड कराना है टू कन्वर्ट ADP। अब क्या होगा, ATP आएगा, ये अपना एक जो फॉस्फेट है, ATP के पास में 3 फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट जो है वो किसको दे देगा, ये दे देगा AMP को या GMP को। और यहाँ पर चूंकि स्पेसिफिक AMP GMP नहीं किया गया इसलिए हम लोग न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि NMP काइनेज है, यानी ऐसे कोई भी न्यूक्लियोटाइड जिसमें मोनोफॉस्फेट्स हैं, एक फॉस्फेट है उसका काइनेज, और उस मोनोफॉस्फेट पे एक और फॉस्फेट वो ऐड करा देगा इन द प्रेजेंस ऑफ ATP, और वो कन्वर्ट हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड डाईफॉस्फेट में। अब एक बार डाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, उसी तरीके से सेम प्रोसेस रिपीट होगा, सिर्फ जो एंजाइम का नाम है उसमें जो सबस्ट्रेट है वो चेंज हो जाएगा, दैट इज NDP, क्योंकि उसको अब न्यूक्लियोसाइड डाईफॉस्फेट पे एक और
जो फॉस्फेट है वो ऐड कराना है, इसलिए ये जो काइनेज है दैट इज कॉल्ड एनडीपी काइनेज यानी न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज। और ये सेम फिर एटीपी के प्रेजेंस में एटीपी से एक फॉस्फेट लेगा और उस जो डाइफॉस्फेट है उस पर ऐड कर देगा एक और फॉस्फेट। इस तरीके से उसके पास में जो न्यूक्लियोटाइड है उसके पास एक और फॉस्फेट यानी 3 फॉस्फेट हो गया, और ये हो गया एटीपी जीटीपी, या अगर जनरलाइज फॉर्म में कहें तो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो चुका। इस तरीके से हमने जितने भी तीनों फॉर्म मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट जो न्यूक्लियोटाइड्स का है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, वो देख लिया। अब ये डिनोवो पाथवे हो गया, इसमें अभी तक हमने राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को बना लिया है तीनों ही फॉर्म में, मोनो, डाई और ट्राई के फॉर्म में। अब देखते हैं कि सैल्वेज पाथवे किस प्रकार होगा, क्योंकि सैल्वेज पाथवे का भी इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि सब जगह पीआरपीपी नहीं होता है, बहुत सारे सेल्स में सिर्फ लीवर में ही होगा। तो अदर देन लीवर अगर किसी सेल्स को ज़रूरत है प्यूरिन्स की तो वो उसको सैल्वेज पाथवे को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखते हैं ये किस प्रकार से परफॉर्म होता है। द फ्री प्यूरिन्स, एडेनिन्स, गुआनिन एंड हाइपोजेंथिन are the normal turnover of nucleic acid, particularly in RNA, and obtained from the dietary sources and directly converted to the corresponding nucleotides in this process known as salvage pathway। और सैल्वेज पाथवे में क्या होता है कि एक नया न्यूक्लियोटाइड फॉर्म नहीं होकर करके जो भी हम लोग डाइटरी कंपाउंड लेते हैं, मतलब जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें जब डाइजेशन होता है उसके बाद न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है तो उसमें कुछ एमिनो एसिड का कन्वर्जन हो जाता है और उसे बहुत सारे नाइट्रोजिनस बेसिस पहले से फूड के थ्रू मिल चुके होते हैं। जैसे हम लोग एडेनिन हो गया, गुआनिन हो गया, जैंथिन हो गया, ये सभी हमें फूड के थ्रू मिल चुके होते हैं। और इसी जो नाइट्रोजिनस बेसिस का है उसमें आकर करके फिर से राइबोज 5 फॉस्फेट को ऐड करा दिया जाता है कुछ एंजाइम्स के प्रेजेंस में, और इसी प्रोसेस से ये न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस हो जाता है जिसे हम लोग सैल्वेज पाथवे कहते हैं। अब चलिए देखते हैं क्या एंजाइम यहाँ यूज़ होगा। एडेनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज ये एंजाइम है जो कैटालाइज करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ एएमपी फ्रॉम एडेनिन। एडेनिन से एएमपी का जो न्यूक्लियोटाइड है उसका फॉर्मेशन को कैटालाइज करेगा एडेनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम। अब अगर गुआनिन और हाइपोजेंथिन की बात करें तो दोनों के लिए एक एंजाइम लगता है दैट इज कॉल्ड गुआनिन हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज HGPRT। और ये कन्वर्ट करेगा जो गुआनिन और हाइपोजेंथिन जो इस नाइट्रोजिनस बेसिस होगा उसमें ले आकर करके राइबोज शुगर राइबोज 5 फॉस्फेट को ये ऐड करा देगा और इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन करा देगा। और इसमें जो इसको हम लोग कहते हैं जो राइबोज 5 फॉस्फेट है वो कौन डोनेट करेगा, वो हमेशा PRPP ही डोनेट करेगा। तो जब भी प्यूरिन का बायोसिंथेसिस होगा वहाँ पर प्यूरिन जो PRPP है उसका प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अगर वो नहीं होगा तो कभी भी प्यूरिन का बायोसिंथेसिस नहीं होगा। तो सैल्वेज पाथवे में भी हम लोग PRPP का इंपॉर्टेंस देखते हैं, डी नोवो पाथवे में भी हम लोग इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। Salvage pathway is particularly important in certain tissues such as erythrocytes, brain, where de novo synthesis of purine nucleotide is not operative। अब जहाँ पर भी de novo pathway ऑपरेटिव नहीं होगा वहाँ पर salvage pathway वहाँ पर यूज़ होगा। अब देखते हैं, समझते हैं हम लोग एक पाथवे के थ्रू यहाँ पे किस तरीके से यहाँ कन्वर्जन हो रहा है। अब देखिए यहाँ एडेनिन है, गुआनिन है, हाइपोजेंथिन, ये हमें डाइटरी सोर्सेज से मिल चुका है। अब इसमें एडेनिन ये पूरा जो रिएक्शन है ये एडेनिन का जो कन्वर्जन हो एडेनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में और PRPP के प्रेजेंस में होगा। इसमें PRPP क्या करेगा, ये डोनेट करेगा, किसे डोनेट करेगा, जो राइबोज 5 फॉस्फेट जो होता है, राइबोज 5 फॉस्फेट क्या है, शुगर प्लस फॉस्फेट 5 फॉस्फेट, ठीक है। राइबोज 5 फॉस्फेट को ये डोनेट करेगा और किस पे डोनेट करेगा, एडेनिन पे। एडेनिन के संग में ले आकर अटैच करा देगा और जैसे ही अटैच करा देगा तो तीनों कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड्स के हो जाएंगे, मोनोन्यूक्लियोटाइड्स के, और वो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम प्रोसेस गुआनिन के भी संग में होगा, एकदम एग्जैक्ट प्रोसेस ही होगा, सिर्फ जो एंजाइम है वो यूज़ हो जाएगा दैट इज़ हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। और इसमें भी सेम PRPP जो है वो राइबोज 5 फॉस्फेट को डोनेट करेगा और ले आकर करके गुआनिन के संग में अटैच करा देगा और उसको कन्वर्ट करा देगा गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट में। और ये सेम एंजाइम काम करेगा हाइपोजेंथिन के भी फॉर्म में, और वो PRPP जो है ले आकर करके ऐड कराएगा राइबोसाइल 5 फॉस्फेट को इन द प्रेजेंस ऑफ हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज में, और ये आइनोसिन मोनोफॉस्फेट में ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा यानी कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो सैल्वेज पाथवे है और डी नोवो पाथवे है, दोनों ही पाथवे से
हमें जो राइबोज न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यानी जो आरएनए में यूज़ होने वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो सभी हमें मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का सिंथेसिस नहीं किया। तो डीएनए कैसे बनेगा, क्योंकि राइबोन्यूक्लियोटाइड्स और जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो तो दोनों ही के लिए चाहिए, दोनों के ही बेसिक फॉर्म करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं। तो चलिए देखते हैं कि राइबोन्यूक्लियोटाइड्स से जो अभी हम लोग बना चुके हैं उससे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का सिंथेसिस किस प्रकार होता है। द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड पायरामिडिन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स अकर्स फ्रॉम द राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। पहले से जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स बन चुके हैं और उसके जो C2 राइबोज शुगर में क्या होता है कि C2 प्राइम और C3 प्राइम पे OH ग्रुप होता है, ठीक है। तो वो OH ग्रुप और डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है कि जो C2 राइबोज शुगर का जो C2 प्राइम है उसमें सिर्फ हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन नहीं होता। OH में से O रिमूव हो चुका है, इसीलिए इसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। और ये पूरा ये कन्वर्जन में जो एंजाइम यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। ये एंजाइम इसमें यूज़ होगा, जो कि एक मल्टी सब यूनिट एंजाइम है जिसमें 2 सब यूनिट्स होते हैं, B1 एंड B2। B1 जो है वो एक्टिव साइट है और B2 जो है एलोस्टेरिक साइट होता है उस एंजाइम का। अब जो राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज है ये इटसेल्फ प्रोवाइड द हाइड्रोजन एटम, और जो हाइड्रोजन एटम ऐड होना है 2 प्राइम पोजीशन राइबो शुगर पे ये यही प्रोड्यूस करता है फ्रॉम इट्स सल्फोहाइड्रल ग्रुप। उसके पास में सल्फोहाइड्र यानी सल्फर और हाइड्रोजन का बना हुआ उसके पास में एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है जिससे ये हाइड्रोजन को उसमें डोनेट करा देता है। अब रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट इसमें कुछ को फैक्टर्स लगते हैं जिसे हम लोग थायरोरेडॉक्सिन कहते हैं। अब जो थायरोरेडॉक्सिन जो को फैक्टर है वो सिस्टीन रिच रेसिड्यूज है। को फैक्टर है तो श्योर सी बात है ये प्रोटीन से बना है, और प्रोटीन में भी किस प्रोटीन इसमें ज़्यादा है, उसमें सिस्टीन ज़्यादा है। तो सिस्टीन रेसिड्यूज होने की वजह से उसके पास में सल्फर ग्रुप यानी जो सल्फर ग्रुप है वो प्रेजेंट है। और ये जो पूरा रिएक्शन है, ये जो एंजाइम है ये NADPH डिपेंडेंट है। और क्यों, क्योंकि इसमें जो को फैक्टर है दैट इज़ थायोरिडॉक्सिन। ये थायोरिडॉक्सिन जो है ये तभी रिड्यूस या ऑक्सीडाइज होगा जब NADPH या NAD का प्रेजेंस होगा। तो ये 2 फॉर्म में पाया जाएगा, या तो ऑक्सीडाइज फॉर्म में या तो रिड्यूस फॉर्म में। और इसका साइकिल जो को फैक्टर है इसका साइकिल हमेशा चलता रहता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से ये पूरा जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स है इसके सिंथेसिस को ये कंट्रोल करता है। तो देखिए पहला हमने राइबोन्यूक्लियोसाइड का जो डाईफॉस्फेट था, यहाँ हमने डाईफॉस्फेट लिया है, चाहे आप मोनोफॉस्फेट या ट्राईफॉस्फेट भी ले सकते हैं क्योंकि तीनों ही फॉर्म में कन्वर्जन ये हो सकता है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ राइबोन्यूक्लियोसाइड डाईफॉस्फेट लिया है जो कि ऑलरेडी हम लोग डिनोवो सैल्वेज पाथवे से बना चुके हैं। यहाँ देखिए सेकंड पोजीशन पे यहाँ OH ग्रुप है जिसमें से डीऑक्सीराइबोज होने के लिए हमें ऑक्सीजन को इसमें से रिमूव करना है। ऑक्सीजन को रिमूव करके कन्वर्ट कराना है 2 प्राइम H पोजीशन के फॉर्म में। मतलब ये जो फॉर्म है इससे इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट कराना है। और ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है यानी 2 प्राइम OH का जो यहाँ से O ग्रुप का रिमूवल का जो प्रोसेस है जिससे सिर्फ H रह जाए, ये होगा इस एंजाइम्स के प्रेजेंस में, दैट इज कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। अब राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज को क्या चाहिए, रिड्यूस फॉर्म में थायोरिडॉक्सिन चाहिए जिसके पास में 2SH ग्रुप होता है ऑलरेडी। अब इसमें क्या होगा, ये इसके प्रेजेंस में ये को फैक्टर का काम करेगा इस एंजाइम के लिए, और को फैक्टर और इस पूरा रिएक्शन में जो ये है हमारा वाटर मॉलिक्यूल है ये रिमूव हो जाएगा। अब ये वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से आएगा, तो ये OH ग्रुप जो है जो कि यहाँ प्रेजेंट है इसका O यानी यहाँ से ऑक्सीजन आएगा, और यहाँ जो यहाँ 2SH है इसमें से 2H आएगा, और ये इसमें से 2H यानी H2 हो गया ये, और यहाँ से वो ये वाटर के फॉर्म में रिमूव हो गया। और यहाँ से चूँकि ऑक्सीजन निकल चुका है तो ये कन्वर्ट किस में हो गया, ये कन्वर्ट हो गया आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर में, ठीक है। अब ये जो थायोरिड ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है डीऑक्सीराइबो डाईफॉस्फेट बनाने का। अब हम लोग थोड़ा सा अगर इसके को फैक्टर की बात करें, ये एडिशनल है हालांकि, तो को फैक्टर जो साइक्लिक मैनर में काम करता है, मतलब एक बार जो रिड्यूस हो गया वो जैसे ही हाइड्रोजन वाटर का रिमूवल उसमें से होता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। तो ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है दैट इज थायोरिडॉक्सिन SS जो फॉर्म है, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो चुका है, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है।
अब इस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ये राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज के लिए कोई काम नहीं आ सकता है, इसलिए इसे फिर से रिड्यूस्ड फॉर्म में आना होता है और इसका जो रिडक्शन होता है वो एक एंजाइम्स के प्रेजेंस में इस कोफैक्टर का रिडक्शन होगा, दैट इज थायोरिडॉक्सिन रिडक्टेज के प्रेजेंस में। और ये जो रिडक्टेज है थायोरिडॉक्सिन रिडक्टेज NADPH और H के प्रेजेंस में ये काम करता है और इसमें से NADP जो है वो इसे कैटेलाइज कर करके रिमूव हो जाता है NADP प्लस, और ये फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने रिड्यूस फॉर्म में। और इस तरीके से ये साइक्लिक फॉर्म में कभी रिड्यूस कभी ऑक्सीडाइज्ड होता रहेगा और ये रिड्यूस फॉर्म में हमेशा कोफैक्टर के लिए काम करेगा राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज का, और ये हमेशा कन्वर्ट कराता रहेगा जितने भी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स में। और ये मॉलिक्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है DNA के सिंथेसिस के लिए। आज इस वीडियो लेक्चर में हमने प्यूरिन के बायोसिंथेसिस को समझा और मैंने बहुत ही कोशिश किया है कि ये आप लोगों को के लिए आसान बनाया जा सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को देखने के लिए और अभी तक पेशेंसफुली बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।